Hello everyone. This is my last part on the Code of Civil Procedure 1908 and first four parts have already been published or have already been shared on YouTube. I hope आप उसे refer कर रहे हैं and let us start with the last part on Civil Procedure Code 1908. Okay, so judgment. डेफिनेशंस में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, टू बी एग्जैक्ट आप इन पार्ट्स के इन वीडियोस के फर्स्ट पार्ट में भी रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे कॉज ऑफ एक्शन, जजमेंट, डिक्री, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, ऑर्डर, अपील। ये हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। उसमें से एक डेफिनेशन हमने देखा था जजमेंट। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जजमेंट क्या होता है। जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, ये तीन चीजें हमने देखा था। दीज थ्री टर्म्स गो हैंड इन हैंड अंडर सिविल लॉज। ओके, सो व्हाट इज अ डिक्री? A decree is that formal statement which the court says by which it establishes the rights of the parties. Then what is the order? Order is that decision given by the court by which one party should enforce the decree that has been granted in favor of the either party. Now, what is a judgment? Judgment, we had seen, it is nothing but a formal expression based on the grounds or based on the reasons in the decree or order. So जब ना कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचता है और उस नतीजे को जब फॉर्मली प्रोनाउंस करता है, फॉर्मली डिक्लेयर करता है, तो उसे जजमेंट कहा जाता है। जजमेंट इज नथिंग बट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट ऑल रीजंस on which he or the court has based its decision. So let us see what are the provisions under a civil procedure code for judgment. The court shall pronounce judgment after the case has been heard. This is very important. After the case has been heard, definitely मतलब क्या जरूरी है, हियरिंग होना जरूरी है। तो पहले सारे हियरिंग्स होने चाहिए। हमने पिछले पार्ट में प्रोसीजर टू फाइल अ सूट, प्रोसीजर टू कैरी आउट अ सूट, प्रोसीजर टू कैरी आउट अ केस का पूरा प्रोसेस हमने देखा था। सो वी नो व्हाट आर हियरिंग्स, व्हिच पार्टी स्टार्ट्स द केस, हाउ एविडेंस इज प्रेजेंटेड। वी हैव सीन दैट इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स। आगे, it may pronounce the judgment on the same day of the final hearing or may specify any date in future for judgment. कोर्ट का के पास ये ऑप्शन होता है, फाइनल हियरिंग जिस दिन होता है उसी दिन अगर कोर्ट चाहे तो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, या फिर कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि हियरिंग्स के लिए कोई अलग डेट एंड हियरिंग्स होने पर एक स्पेसिफिक डेट कोर्ट एक स्पेसिफिक डेट देता है जब वो अपना जजमेंट सुनाना चाहे। द जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ हियरिंग। दिस शैल इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। हाउएवर, दिस इज द इनिशियल प्रोविजन। क्या कहा गया है? जजमेंट कितने दिन में प्रोनाउंस होना चाहिए? 30 दिन में। ये 30 दिन कब से? हियरिंग से। लेट्स से आज हियरिंग हुआ तो कोर्ट के पास ऑप्शन है आज भी जजमेंट सुनाने का। पर अगर कोर्ट डिसाइड करता है आज जजमेंट नहीं सुनाना और कोर्ट ने अगला कोई डेट दिया है, तो आज से वो डेट कितने दिन के भीतर होना चाहिए, कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 30 दिन के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश 30 दिन के अंदर नहीं हो पा रहा है तो कितने दिन का एक्सटेंशन मिलेगा? 60 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब टोटल मैक्सिमम एवरी केस में कितना ज्यादा में ज्यादा एक्सटेंशन हो सकता है? 90 डेज। नाउ दिस 90 डेज इज टोटल 90 या 60 प्लस 30, ऐसे ये 90 डेज का एक्सटेंशन है। Okay, this is the extended 60 days and this is the 30 days. So total 90 days के अंदर, ये 90 डेज कब से कंसिडर करने हैं? लास्ट डे ऑफ हियरिंग। जब हियरिंग खत्म हुआ तब से ये 90 डेज कंसिडर करने हैं। द जजमेंट मस्ट बी साइंड एंड डेटेड एंड साइंड बाय द जज। मस्ट, ऑप्शन नहीं है कोई और।
Once the judgment is signed, it cannot afterwards be altered or added to except as provided under section 152 or on review. Except मतलब पहले तो एक कंपलसरी क्लॉज है कि एक बार साइन हो गया ना वो अल्टर नहीं हो सकता है, पर कुछ ना कुछ अपवाद है तो सेक्शन 152 या रिव्यू के प्रोविजंस बताते हैं इसे कैसे किस तरह से अल्टर किया जा सकता है इफ नीड बी। अगर जरूरत है ही कोई जजमेंट में चेंज करने का तो वो जजमेंट को चेंज करने के लिए कुछ प्रोसीजर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी या रिव्यू प्रोविजंस में दिया जाता है। रिव्यू प्रोविजंस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। चलो एक दो केस लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट केस है कन्हैयालाल वर्सेस अनूप कुमार। जजमेंट क्या दिया था कोर्ट ने? हाई कोर्ट pronounced the judgment after 2 years and 6 months. The judgment was set aside by Supreme Court, observing that it would not be proper for a court to sit tied over the matter for such a long period. हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा मैक्सिमम कितने डेज के अंदर, तो फर्स्ट प्रोविजन बोलता है 30 डेज, लेकिन अगर 30 डेज में किसी रीजन से पॉसिबल नहीं होता है तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड 60 डेज। टोटल एक्सटेंशन चाहे जो भी हो जाए, कितने दिन के अंदर हमें जजमेंट कोर्ट से आना ही है, 90 डेज के अंदर। अब इस केस में 2003 का ये केस है जिस केस में कोर्ट ने कितने टाइम के बाद जजमेंट सुनाया? 2.5 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसको सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करना मतलब खारिज करना, कैंसल कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट रामकृष्ण गुरु मंदिर वर्सेस राम अवतार बंसराज, ये 2006 का केस है। गुजरात हाई कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट which was passed after 2.5 years after conclusion of arguments, holding that where a judgment was delivered after 2 years or more, public at large would have reasons to say bad about the court and the judges. एक और केस है जिसमें जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने हियरिंग्स खत्म होने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद, कंक्लूजन मीन्स खत्म हो जाना, उसके बाद 2.5 साल के बाद जजमेंट दिया है। अब ये 2.5 साल के बाद जब जजमेंट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट का क्या कहना है दैट लोगों के पास कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम के बारे में और जजेस के बारे में बोलने के लिए बुरा रहेगा, which means they might not trust the judiciary if a court takes 2.5 years to pass a judgment. That is why when there is an unnecessary delay in passing of judgments, the court sets aside or cancels or rejects uh, the judgment which has been passed with such undue delay. Next, आगे देखते हैं डिक्री। डिक्री भी हमने देखा क्या होता है डिक्री, तो हमने आप फर्स्ट स्लाइड में रेफर कर सकते हैं डिक्री क्या होता है। डिक्री का एक मेजर कंसेप्ट वहां खत्म हो गया है। एग्जैक्टली डिक्री क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। यहाँ डिक्री से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, तो एक बार जस्ट रिमेम्बरेंस फॉर रिमाइंडर बोल के बता देती हूँ। A decree is that decision or is that statement by which the court declares the rights of the parties. कोर्ट पार्टीज के राइट्स बताता है। तो ये तो फॉर्मल स्टेटमेंट हुआ, तो इस फॉर्मल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं आनी चाहिए देखते हैं। कंटेंट्स ऑफ डिक्री। कंटेंट्स ऑफ डिक्री, जब कोर्ट डिक्री पास कर रहा है तब कोर्ट ने क्या क्या चीजें, तब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नंबर ऑफ सूट मतलब केस का नंबर, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, दोनों पार्टीज की डिटेल्स, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, क्लेम मतलब आरोप क्या लगाया हुआ है या उन्हें सामने वाले से क्या प्रॉब्लम है, जो ग्रीवेंस है, रिलीफ ग्रांटेड और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, क्या सोल्यूशन मांगा है, अमाउंट ऑफ ग्रांटेड मतलब कोर्ट ने क्या सोल्यूशन दिया है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड बाय whom it is to be paid, क्या कॉस्ट इनकर हुआ है या कितना
कोर्ट फीस एंड कोर्ट कॉस्ट लगा है और वो दो पार्टीज में से कौन पे करने वाला है। एग्जीक्यूशन इज द एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। A decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution. डिक्री पास करने के बाद उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। एग्जीक्यूट करना मतलब उस डिसीजन को, उस निर्णय को पूरा करना। तो ये जो एग्जीक्यूशन है, ये एग्जीक्यूशन जो कोर्ट डिक्री पास कर रहा है वो भी कर सकता है, या फिर एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेज भी सकता है। नेक्स्ट, what we are doing here is the terms जिसके definitions हम already डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम बस उनके कुछ प्रोविजनल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेट अस सी appeals. Right of appeal is not a natural or inherent right attached to a litigation. Such a right is given by the statute or by rules having the force of a statute. राइट ऑफ अपील मतलब अगर मेरे खिलाफ कोई डिसीजन कोई कोर्ट सुनाती है, लेट्स से आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट समबडी और somebody else has filed a case against me, and in such a situation मैं वो केस मेरे फेवर में उसका डिसीजन नहीं आ पाया, ऐसे वक्त में अगर मुझे उसके खिलाफ अपील फाइल करनी है, तो लेट्स से जस्ट बिकॉज आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया और लेट्स से जस्ट बिकॉज वो केस मेरे अगेंस्ट में लगा है, मेरे फेवर में नहीं लगा है, तो ऑटोमेटिकली आई गेट अ राइट टू अपील। इट इज नॉट सो। राइट टू अपील इज नॉट अ नेचुरल राइट। राइट टू अपील इज नेवर अ नेचुरल राइट। राइट टू अपील इज a right given by the statute or by rules having force of statute। मतलब कायदे के तहत अपील करने का राइट होता है। अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, आपको याद होगा हमने वहां पे ऑर्डर क्या होता है देखा था, अपीलेबल ऑर्डर्स क्या होते हैं देखे थे। What happens in such a case is only those orders which are passed by the court against which there are certain appeals allowed, only such or appeals are allowed under civil procedure code। हर ऑर्डर पे या हर डिक्री पे हर ऑर्डर पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। Let us see what all appeals are allowed by the civil procedure code। Appeals from original decree। Original decree क्या होता है? That decree which has been passed first time by the court। Such appeal shall lie to any court superior to the one which has passed the decree। ए है, बी है, उनके बीच में कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने अपील डिक्री पास किया है ए के फेवर में, राइट। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, याद करने की कोशिश कीजिए। हमने देखा था जिसके फेवर में डिक्री पास हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिक्री होल्डर। एंड जिसके अगेंस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? जजमेंट डेटर। सो इफ दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है, वो अगर कोई अपील फाइल करना चाहे तो कहाँ अपील फाइल करे? सुपीरियर कोर्ट में। हम सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक पार्ट में डिफरेंट ये भी देख चुके हैं, डिफरेंट कोर्ट्स भी देख चुके हैं, हायरार्की भी देख चुके हैं। सबसे निचला कोर्ट कौन सा देखे हैं हम सबसे निचला कोर्ट देखे हैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। यहाँ ऐसा हमने हायरार्की देखा है। सो अगर डिक्री के ऊपर अपील पास करना है, तो अपील फाइल करना है, तो वो कहाँ फाइल किया जाएगा? कोई भी जिस किसी कोर्ट ने डिक्री पास किया है उसके सुपीरियर जो कोर्ट रहेगा उस कोर्ट में। एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टे कैन बी अ ग्राउंड फॉर अपील। एक्स पार्टे क्या होता है हमने देखा था। एक्स पार्टे क्या होता है? एक पार्टी की मौजूदगी में तो दूसरी पार्टी की गैर मौजूदगी में। ठीक है, ये कब कब होता है? वी हैड सीन, देखो remember we had seen in that slide, in the previous slide, in the fourth part, जिसमें हमने देखा था appearances by the parties। so हमने देखा था if the defendant is not absent, कोर्ट क्या कर सकता है? ex parte proceed कर सकता है। if the plaintiff is absent, कोर्ट क्या कर सकता है? dismiss कर सकता है।
इफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ आर एब्सेंट, कोर्ट क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है केस। एंड अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि समन्स पहुंचा ही नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, सेकेंड टाइम समन्स भेजने का बंदोबस्त करेगा या सेकेंड टाइम समन्स भेजने का ऑर्डर देगा, राइट। सो एक्स पार्टी डिक्री मतलब एक पार्टी की मौजूदगी में, एक पार्टी की गैर मौजूदगी में। तो अगर कोई डिक्री पास किया है और वो एक्स पार्टी पास किया है, किसी पार्टी की गैर मौजूदगी में पास किया है, उसके ऊपर अपील कैन फाइल किया जा सकता है। If the decree is passed and the parties have consented thereto, appeal shall not lie. अगर डिक्री पास हो चुका है एंड पार्टीज का उसके ऊपर कंसेंट है, मतलब डिक्री पास करने पर पार्टीज ने अगर उस डिक्री को सहमति दी है, एक्सेप्ट किया हुआ है, ऐसे टाइम पे अपील शैल नॉट लाई, ये मैंडेटरी प्रोविजन ध्यान से देखिए, अपील नहीं फाइल कर सकते हैं इसके ऊपर। Appeal from original decree lies on a question of law and not on a question of fact. It will always lie on a question of law only. Next, second appeal. अभी हमने देखा first appeal फाइल कर सकते हैं. Now let us see what appeals are allowed under second appeal. Okay, second appeal मतलब appeal पे appeal फाइल करना. When an appeal is filed against an original decree and still the appellant is aggrieved, a second appeal may lie to the High Court. याद रखिए, फर्स्ट अपील कहाँ किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट में जो कि सुपीरियर हो उस कोर्ट के जिसने डिक्री पास किया है। अब हम सेकंड अपील फाइल कर रहे हैं, ये सेकंड अपील कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। ओके, The High Court shall hear to such appeal only when subject matter is a question of law. What happens when there are questions of facts? That in case of question of fact, every question of fact has already been studied by the court which passes the original decision. That is the reason question of fact is not heard during the appeals, and only question of law are heard in appeal. An appeal may also lie from an appellate decree passed ex parte. अगर एक ओरिजिनल डिक्री है, उसके ऊपर किसी ने अपील फाइल किया, अपील का जब केस चालू था उसमें एक्स पार्टे डिक्री आया हुआ है, इसके ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है। ये हो गया आपका सेकेंड अपील। An appeal is filed in a document called Memorandum of Appeal. जब हम अपील फाइल करते हैं ना, तब उस डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ अपील कहा जाता है। ये याद रखिए। देखो, you might have heard the word memorandum various times. Memorandum of association पढ़ा होगा आपने, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा होगा कहीं आपने। सो बेसिकली जब एक वर्ड मेमोरेंडम होता है ना, उस मेमोरेंडम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। और जब वो वर्ड मेमोरेंडम अलग अलग चीजों से एसोसिएट हो जाता है ना, तो वो उस पर्टिकुलर या उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का मेमोरेंडम बन जाता है। थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। जब कोई कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, लेट्स से अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जब कोई कंपनी फॉर्म होती है तब वो कंपनी में लोग एक दूसरे के साथ आके काम करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं और इसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। वैसे ही जब कोई पर्सन किसी केस में अपील फाइल करना चाहता है, तब वो एक डॉक्यूमेंट लिखता है, तब वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अपील कहा जाता है। तो अगर किसी भी पर्सन को अपील फाइल करना है तो उसे मेमोरेंडम ऑफ अपील ही फाइल करना जरूरी है। In this memorandum of appeal, the question of law involved must be precisely and clearly mentioned. ये बहुत जरूरी है। क्या क्वेश्चन है जिसपे आप अपील बेस कर रहे हो, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। So there is an important case in this matter. Let us study.
Durga Chaudhary versus Jawahar Singh by the Privy Council. Are you all aware what is the Privy Council? आसान शब्दों में है ना, जब ब्रिटिशर्स वेर रूलिंग आवर कंट्री तब जो सुप्रीम कोर्ट था ना उसे प्रिवी काउंसिल कहा जाता है। ये आप याद रखने के लिए इस हिसाब से इसे याद रखिए कि प्रिवी काउंसिल मतलब जो भी कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट था लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे, इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट उस टाइम का। तो सेकंड अपील इज ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ अलोन, ये हमने देखा है, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंटरटेन नहीं कर पाते। देयर इज नो jurisdiction to entertain a question of fact however unacceptable it is, चाहे जो भी हो, there is no jurisdiction मतलब स्कोप, किसी भी प्रकार से कोई भी स्कोप नहीं है। ओके, यहाँ तक हमने देखा डिक्री। अगेन थोड़ा सा आप याद कीजिए, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था अपील जब फाइल करते हैं तब दो चीजों से अपील फाइल की जा सकती है, डिक्री से अपील फाइल की जा सकती है, ऑर्डर से अपील फाइल की जा सकती है। आप लोगों को याद आ रहा है वो? डिक्री से जब हम अपील फाइल करते हैं तब फर्स्ट टाइम अपील फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट अपील, उसके ऊपर सेकंड अपील भी फाइल करना अलाउड होता है। हमने अभी ओरिजिनल अपील देखा एंड सेकंड अपील के भी प्रोविजंस देखे। ओके, फिर हमने एक चीज देखी थी ऑर्डर। ऑर्डर में याद है हमने क्या देखा था? हमने ऑर्डर में देखा था कि हर ऑर्डर से अपील फाइल नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर पे अपील फाइल किया जा सकता है जो सिविल प्रोसीजर कोड में एक्सप्रेसली परमिटेड है। और ये जो ऑर्डर्स है जो एक्सप्रेसली परमिटेड है, इन्हीं पे ही अपील फाइल किया जा सकता है एंड इस पे भी सिर्फ एक ही अपील होना अलाउड है। अपील अपीलेबल ऑर्डर्स पे भी फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील अलाउड नहीं होता है। ओके, सो दिस पार्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स इज काइंड ऑफ अ रेपिटेशन, बिकॉज ये ऑर्डर का जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तब एक बार हो चुका है। लेट अस सी अगेन, देख लेते हैं। अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, मतलब नीचे दिए गए जो ऑर्डर्स है ये अपीलेबल ऑर्डर्स है। An order under section 35A of the code allowing special cost where false compensation or cost has been ordered, मतलब जहां कोई झूठा केस किया गया है और उस झूठे केस के तहत कंपनसेशन या कॉस्ट ऑलरेडी ऑर्डर किया है, उसके ऊपर अगर अपील फाइल करना है कर सकते हैं। सेकेंड, order under section 91 or section 92 refusing leave to institute a suit of the nature referred to in section 91 or section 92 where the permission to file a suit has been refused. The term leave means permission, okay, which means permission, where under certain nuisances, if a person wants to file a suit and that leave to file a suit has been referred, has been refused, appeal can be filed against that order. Next, where injunction or attachment has been ordered wrongfully, मतलब अगर कोई केस है, लेट्स से ए एंड बी के अगेंस्ट कोई ए एंड बी के बीच कोई केस है और उस केस में अगर कोई पर्सन को के ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर दिया गया है, मतलब स्टे ऑर्डर दिया गया है, बट इट हैज बीन ऑर्डर्ड रॉन्गफुली, मतलब गलत ग्राउंड्स पे स्टे ऑर्डर अगर चार्ज किया गया है तो इसके ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है। Where fine has been imposed or a person is arrested wrongfully, wrongful fine, wrongful arrest के ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है। एंड इसके अलावा कोई भी अपीलेबल ऑर्डर, इसके अलावा कोई भी अपीलेबल ऑर्डर जो सेंट्रल सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स में दिए गए हैं, ऐसा कोई भी और अपीलेबल ऑर्डर रहेगा उसके ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, this one page has also once dealt with in our first slide, in our first video, I'm sorry, in our first video that covered the definition of orders. आप वहां भी रेफर कर सकते हैं ये चीज। चलो आगे देखते हैं, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। अपील्स सुप्रीम कोर्ट में कब लाई करेंगे, कब फाइल किए जा सकते हैं? अपील shall lie to Supreme Court from a decree or order is passed by any civil court and it has certified
such order to be fit for appeal in Supreme Court. डिक्री ऑर्डर कौन पास किया है? सिविल कोर्ट। और क्या किया है? उसको सर्टिफाई किया है। सर्टिफाई करना बोले तो परमिट करना। क्या बोल के परमिट किया है कि ये किधर अपील होने लायक है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सो इफ देयर इज एन ऑथोराइज्ड परमिशन, appeal can be filed against the order or decree of civil court in the Supreme Court, where special leave is granted by Supreme Court for hearing such appeals. Special leave, leave is again permission, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद परमिट किया है कि ये अपील वो सुनेगा। प्रॉब्लम किसको है अगर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया है तो? From any judgment, decree or final order passed on appeal by a high court or by any other court of final appellate jurisdiction. हाई कोर्ट से आए हुए हर फैसले के ऊपर अपील फाइल करना है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, या कोई और कोर्ट ऑफ फाइनल appellate jurisdiction। देखो, jurisdictions ना दो प्रकार के होते हैं, ओरिजिनल jurisdiction एंड appellate jurisdiction। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो कोर्ट जो सबसे पहली बार केस सुनता है, जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट। स्मॉल कॉजेस कोर्ट अपील्स नहीं सुन सकता है, वो सबसे पहली बार कोई केस सुनता है, तो उसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में ना मैटर्स रिट पिटिशन से ओरिजिनली भी आ सकते हैं एंड अदरवाइज सेकंड अपील से अपील के थ्रू भी आ सकते हैं। सो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल एज वेल एज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो हर कोर्ट जो अपील सुन सकता है उसे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। तो जो भी कोर्ट का फाइनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब उस हायरार्की में उसके ऊपर कोई और कोर्ट है ही नहीं सुनने के लिए, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ऐसा ही एक सिमिलर मैटर ना मैं बस आपको रेफरेंस बोल के देना चाहूँ, मे बी यू आर नॉट अवेयर, दैट विच इज ओके, मे बी यू आर अवेयर, विच इज इवन बेटर, even good, okay. That is under Consumer Protection Act. Consumer Protection Act में भी appeals can be filed to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में अपील्स फाइल किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील फाइल किए जाते हैं तब ये जो नेशनल फोरम से अपील्स फाइल किए जा सकते हैं या नेशनल कमीशन से जब अपील्स फाइल किए जा सकते हैं, तब इन अपील्स, तब ये कमीशंस का फाइनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, उसके बाद ही वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। The next is from any judgment, decree or final order passed by a high court in exercise of original civil jurisdiction. Original civil jurisdiction मतलब वो हर केस जो हाई कोर्ट ने प्रथम पहली बार सुना हुआ है, उसके ऊपर भी अगर अपील फाइल करना है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। ओके, यहाँ हमारा अपील्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट खत्म हुआ क्लियर का, आई कैन नॉट से however, time and again reading this concept will make it easier. It is a little difficult or a little tricky concept as compared to other concepts in this chapter. So here we are finished with the concept of appeal, and let us start with an extremely easy concept that is called as reference, review and revision under Civil Procedure Code. Okay, see, these three terms like decree, order, judgment, again reference, review, revision will go hand in hand. Okay, तो देखो रेफरेंस, रिव्यू और रिविजन क्या होता है। सबसे पहले इसके लेमन लैंग्वेज के मीनिंग्स देखते हैं। जब हम कुछ चीज रेफर करते हैं, देखो हमें ICSI से मॉड्यूल्स आते हैं और उस मॉड्यूल्स के साथ साथ हम हमारे कुछ नोट्स होते हैं, कोई गाइड होगा, कोई डाइजेस्ट होगा, कोई स्कैनर रहेगा, कोई पास्ट पेपर्स, सॉल्व पेपर्स कोई रहेंगे, उन्हें हम रेफर करते हैं। रेफर करना मतलब क्या होता है? रेफर करना मतलब जो कंटेंट, जो मुद्दा, जो मजकूर मेरे पास है उससे हटके अलग से कोई चीज भी प्राप्त करना और वहां से भी मुझे जो
चीज का जवाब चाहिए वो मिलाना, दैट इज रेफरेंस। हम कोई चीज रिव्यू करते हैं, रिव्यू करते हैं मतलब क्या करते हैं, दोबारा देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं। हमें स्कूल टाइम से ही ये बताया जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में, कि आखिरी के 10 मिनट पेपर चेक करने के लिए रखना चाहिए। पेपर, एग्जाम पेपर, हम 3 घंटे पेपर सॉल्व करते हैं एंड लास्ट 10 मिनट्स वी कीप इट हैंडी सो दैट वी कैन चेक व्हाट ऑल वी हैव रिटन, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है हमसे। ये क्या होता है ना, हमने पहले जो किया है उसी चीज को हम दोबारा चेक करते हैं, उसे रिव्यू कहा जाता है। एंड रिवीजन, रिवीजन तो बताने की जरूरत नहीं है। रिवीजन हम एक बार ना हमारी बुक में जो भी है वो पढ़ते हैं, पढ़ के हो जाए, हमारी जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वो पढ़ाई खत्म होने के बाद हम दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, हम उसे रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना मतलब क्या होता है, रिवाइज करना मतलब मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज में और भर डालना, भर डालना मतलब और उसमें एडिशन करना, उसमें और अपडेट करना, इसे रिविजन करना कहा जाता है। आपके फ्रेंड्स होंगे ना, बोलेंगे अब मेरा तो सीपीसी का 2 बार रिविजन हो गया, मेरा तो सीआरपीसी का 4 बार रिविजन हो गया। सो दिस इज रिविजन। रिविजन मीन्स टू रिवाइज और टू अपडेट वंस एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब देखते हैं ये 3 चीजें सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कैसे हमारे कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल हो सकती है। लेट अस सी सेक्शन 113 रेफरेंस। It means to refer a particular case to the High Court for its opinion. कोई केस का डिसीजन किसी कोर्ट में है, उस कोर्ट ने उस डिसीजन को उस डिसीजन में मदद मिलना बोल के हाई कोर्ट के पास वो डिसीजन दिया है कि आप आपका ओपिनियन बताइए। इसे रिविजन, इसे रेफरेंस कहा जाता है, ताकि रेफर किया जाता है जाएगा। रेफरेंस शैल बी मेड बिफोर पासिंग द जजमेंट। जजमेंट आने से पहले ही रेफरेंस किया जाना चाहिए। जजमेंट आने के बाद रेफर करने की क्या जरूरत हो सकती है, क्या मतलब हो सकता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप ना कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं एंड आप आपके पेरेंट्स से या आपके सिबलिंग से पूछते हैं कि भाई मैं क्या पहनूं, और वो आपको कुछ सजेस्ट करते हैं कि बस ये शर्ट पहन के, बस ये ड्रेस पहन, एज द केस में बी, और आप उसको बोलते हैं नहीं पर मेरा तो ऑलरेडी तय था कि मुझे ये पहनना है। तो आपको क्या बोलता है, या आपके भाई बहन मम्मी डैडी क्या बोलते हैं आपको, वो यही बोलते हैं ना, जब तुम्हारा ऑलरेडी तय था तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं रेस्टोरेंट गए हो, आपकी फैमिली के साथ कहीं रेस्टोरेंट गए हो और आप पूछते हो कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, कुछ सजेस्ट कर, तो आपको सजेशंस में देते भाई चाइनीज ऑर्डर कर, पिज्जा ऑर्डर कर, और आपका तय होता है नहीं यार पर मेरा तो ये खाने का मन है, वो क्या बोलेगा, जब तेरा ऑलरेडी तय है तो पूछ क्यों रहा है। सिमिलरली अगर जजमेंट देने के बाद रेफर किया वो मैटर तो उसको क्या मतलब हुआ। इसलिए ये याद रखना है, रेफरेंस हमेशा जजमेंट के पहले ही होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 114। Any aggrieved person may apply for review of judgment to the same court which passed such decree or order on any of the following grounds. कोई भी aggrieved person किसके पास रिव्यू मांग सकता है, सेम कोर्ट। ये याद रहे, रेफरेंस किसके पास था, हाई कोर्ट के पास, रिव्यू किसके पास है, सेम कोर्ट। ओके, पर नीचे दिए गए कुछ ग्राउंड्स पे क्या होता है, अगर अगर कोई नया एविडेंस डिस्कवर हुआ है, कुछ नई चीज उस केस के बारे में बरामद हुई है, प्राप्त हुई है, मिली है, तब उसे क्या कहा जा, तब उसे उसके लिए उस केस को रिव्यू करने के लिए उसी कोर्ट के पास अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, भाई पहले जब केस हुआ तब कुछ गलती हुई थी, ठीक है, कोई ऐसी गलती जो अपरेंट है, अपरेंट मतलब देखते ही पता चल रहा है कुछ गलती थी, ठीक है, कोई और सफिशिएंट रीजन। अब ये सफिशिएंट रीजन ना आपको या मुझे सफिशिएंट लगे ऐसा नहीं होता है, सफिशिएंट वो उस कोर्ट को लगना चाहिए जो उसे दोबारा रिव्यू करने वाला है। द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट। कोर्ट ये चीजें देखेगा
कि भाई जायज लग रहा है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हाँ ठीक है, लेट अस रिव्यू द मैटर, लेट अस रिव्यू, लेट अस रीओपन इट, let us check what the facts were presented, let us check what the evidences were given, let us check what is the new fact or new evidence discovered, and then we will decide about the decree or order. So this is reference under section 113 and review under section 114. You have to remember, reference is always made to the High Court and review is always made to the same court and not to any other court. The last concept in this trio is revision. रिविजन करना मतलब रिवाइज करना, अपडेट करना, उसमें कुछ अमेंड करना. ओके, the High Court may call for the record of such a case which has been decided by any subordinate court and no appeal lies therein and finds out the word should be appeal, which I cancelled in the video. The word should be appeal. High Court, अब देखो, हाई कोर्ट में कॉल मतलब ये एक ही सिर्फ ऐसा कंसेप्ट है जो कैसे स्टार्ट हो रहा है, सुओ मोटो स्टार्ट हो रहा है. ये कंसेप्ट हाई कोर्ट सुओ मोटो स्टार्ट कर रहा है. हाई कोर्ट सुओ मोटो स्टार्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये कोई और हाई कोर्ट के पास अप्लाई नहीं कर रहा है, बाय दैट आई मीन दूसरे कोर्ट से. हाउएवर हाई कोर्ट को जरूरत महसूस होती है that it should call for some records. अब ये कौन से केस में होता है, किसी निचले कोर्ट ने वो केस डिसाइड किया है लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट्स है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड अनलॉफुल ज्यूरिसडिक्शन, जो मैटर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने नहीं सुनना चाहिए था, जिसका पावर उसके पास नहीं था, वो मैटर के ऊपर हियरिंग एंड डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया है. सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज नॉट एक्सरसाइज्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर था लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने वो मैटर नहीं सुना. सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज इलीगली एक्सरसाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इम्प्रॉपर पनिशमेंट दे दी, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अलग ऑफेंस के लिए अलग पनिशमेंट सुना दिया है. ऐसे केसेस में हाई कोर्ट बोल सकता है कि इसे रिवाइज करने की जरूरत है. हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट. It shall be only the case of revision where the process starts suo moto by the High Court and not on application of any other person. This part you have to remember. There is shall, there is only, मतलब mandatorily revision suo moto High Court से start होगा. सिर्फ revision ही ऐसा process है जहाँ suo moto High Court start करता है ये process. Okay. So this was an easier concept, reference, review and revision. आगे बढ़ते हैं. Now, this is one concept that is suits by or against minor. जब सिविल प्रोसीजर कोड में माइनर को सूट फाइल करना है या माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है, तब क्या प्रोविजंस होने चाहिए. Let us see. Every suit instituted shall be instituted in the own name of minor by a guardian. ये जरूरी है, माइनर के खुद के नाम पे होगा लेकिन सूट फाइल करने के लिए जरूरत किसकी रहेगी, गार्जियन की जरूरत रहेगी. ये गार्जियन को सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स के हिसाब से क्या कहा जाता है, नेक्स्ट फ्रेंड. The next friend should be a person who is of sound mind and has attained majority. ये बहुत जरूरी है. And has attained majority मतलब मेजर होना चाहिए. गार्जियन तभी किसी को गार्ड कर सकता है जब वो खुद मेजर हो, राइट? अगर वो खुद ही माइनर है तो किसी का गार्जियन कैसे बन सकता है. उसी के साथ साथ ना समझ होनी चाहिए उसको, साउंड माइंड का होना भी बहुत जरूरी है. तो ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए. मेजर है लेकिन पागल आदमी है या अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, लूनाटिक है, नहीं चलेगा. साउंड माइंड का पर्सन है लेकिन माइनर है, फिर भी नहीं चलेगा. Where the suit is instituted without an next friend,
Defendant may apply to have the plaint taken off. Taken off means dismissed, with costs to be paid by the pleader or other person by whom it was presented. May है हाँ? So this is an optional provision and not a mandatory provision कि सूट डिसमिस होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, पर डिफेंडेंट चाहे तो सूट डिसमिस करवा सकता है. When minor attains majority, he may elect whether to proceed with the suit or abandon it. If he proceeds with such suit, he may discharge the next friend and proceed the suit by himself. ये पॉइंट तब आएगा जब माइनर मेजॉरिटी अटेन करेगा, मतलब उसका वय वर्ष 18 के ऊपर होगा. ऐसे टाइम पे वो डिसाइड करेगा कि गार्जियन ने जो सूट इंस्टीट्यूट करना है उससे कंटिन्यू करना है या उसे छोड़ देना है. अगर वो ये डिसाइड करता है कि उसे कंटिन्यू करना है, अब वो खुद से भी, अब नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं रहेगी और वो खुद से भी केस कंटिन्यू कर सकता है. इस पॉइंट में दोनों भी प्रोविजंस में है. ओके, which means these are optional provisions. He has an option. In the first line, he has an option whether to leave the suit, whether to quit the suit, or whether to continue the suit. And the second line, he has the option that if he continues the suit, then he may discontinue that next friend. Okay, so here was where the provisions of the Code of Civil Procedure as per the ICSI CS Executive Syllabus and CS Executive Syllabus for Examination. There were a total of 5 parts. Kindly go through these, and if you have any doubts, you can comment on the video, or you can ask me. I'll be glad to answer. I'll be glad to clarify any doubts on this chapter. Thank you very much. Thank you.